नमस्कार। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे टोटल क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये पीजीसीएल 2018 में हुआ था, जिसका जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम। अभी जो वैकेंसी निकला हुआ है पावर ग्रिड का, अभी 7 तारीख को उसका एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट द डेस ऑफ ए सेल। हम जानते हैं इसको कि हाइड्रोमीटर हम इलेक्ट्रिकल सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है सेल में, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हाइड्रोमीटर। और फुल चार्ज में क्या दिखाएगा इसका वैल्यू, और हाफ बैटरी अगर हाफ चार्ज है तो क्या वैल्यू है, इसको देख सकते हैं आप लोग। फुल चार्ज है तो उसका वैल्यू रहेगा 1.26, और इधर आधा चार्ज है और 50% चार्ज में है तो 1.20। अगर बैटरी डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू 1.15 है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15, हाइड्रोमीटर अगर इंडिकेट कर रहा है 1.15, तो बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है। अगर फुल चार्ज है तो 1.26, अगर 50% चार्ज है तो 1.20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है जो कि बैड कंडक्टर होता है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये तो हाई रेजिस्टेंस मतलब दो ही पॉइंट में है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। रेजिस्टेंस हाई होने के साथ साथ इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन पे हम जाएंगे। तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस, ये होता है गुड इंसुलेटर का प्रॉपर्टी। तो चलते हैं 3 नंबर पर। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस। हम जानते हैं सिंगल फेज में सीक्वेंस फेज नहीं होता है। फेज सीक्वेंस मतलब एक से ज़्यादा फेज होगा तभी सीक्वेंस आएगा। तो हम देख लेते हैं। तो एक से ज़्यादा फेज मतलब 3 फेज सिस्टम ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर ही राइट आंसर, अर्थात 3 फेज सप्लाई में ही हम लोग फेज सीक्वेंस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, ताकि कौन सा फेज पहले है, सीक्वेंस में है, तो उसको जान पाएंगे। तो चलिए 4 नंबर पर। LT इंसुलेशन ऑफ LT केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ, ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1100 वोल्ट मतलब हम LT कैटेगरी में 1000 वोल्ट को LT लाइन 1000 वोल्ट तक ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए 1100 अर्थात 1.1 kV को इंसुलेशन ऑफ LT केबल टेस्टेड वोल्टेज मानते हैं। तो चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स है ये सब। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। हम जानते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम ये कंडक्टर में जाते हैं, और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर में जाता है। तो किटकैट फ्यूज आर मेड ऑफ, 6 नंबर क्वेश्चन। किटकैट मेड फ्यूज किसमें तैयार होता है, तो इसका बॉडी होता है पोर्सोलिन का। 4 नंबर इज द राइट आंसर। 7 नंबर पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ लैम्प इज प्रीफर्ड फॉर सोलर लैम्प। सोलर लैम्प के लिए कौन सा लैम्प यूज होता है, LED इज द राइट आंसर। आर्क, टंगस्टन ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब में इग्निशन के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होता है। तो सोलर लैंप में LED ही लगता है। तो एक नंबर LED है द राइट आंसर। अब चलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। हम जानते हैं छत पंखा और जो सीलिंग फैन और टेबल फैन, ये सब में हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर को यूज़ करते हैं। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर, सीलिंग एंड टेबल फैन। बाकी ग्राइंडर में हम लोग यूनिवर्सल मोटर में यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं ग्राइंडर में। चलते हैं 9 नंबर पर। द रेंज ऑफ एमीटर में बी एक्सटेंडेड बाय यूज ऑफ है। देखिए सीरीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं एमीटर को और वोल्टमीटर को पैरेलल में। तो सीरीज़ में यूज़ करते हैं, इसीलिए अगर इसका रेंज बढ़ाना है तो इसमें एक पैरेलल में एक शंट को यूज़ करेंगे, ताकि इसका रेंज बढ़ पाएगा। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। एक शंट को पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे ताकि इसका रेंज बढ़ पाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज होता है। ज़्यादातर 2 ही इंसुलेटर यूज होता है, एक स्ट्रेन एंड एक स्ट्रेस इंसुलेटर। ये दोनों में डिस्क लगा होता है, तो इसीलिए 3 नंबर इज द राइट आंसर। डिस्क टाइप इंसुलेटर को हम यूज़ करते हैं। चलते हैं 11 नंबर पर। ये देख सकते हैं 11 नंबर बोला है एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ एमीटर, एम्पियर मीटर और एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये दोनों का अगर रेंज बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को किस किस हिसाब से कनेक्टेड करेंगे, एम्पियर में किस हिसाब से और वोल्ट मीटर में किस हिसाब से। जानते हैं हम एम्पियर को अगर करंट मेजर करना है तो एम्पियर मीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो इसका रेंज बढ़ाना है, तो सीरीज़ में एक और सीरीज़ में अगर ये लगता है एमीटर, तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसका रेंज बढ़ जाएगा।
तो नेक्स्ट रहा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसका रेंज अगर बढ़ाना है तो इसके साथ में अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तभी जाके इसका रेजिस्टेंस बढ़ पाएगा। तो इसीलिए पहला होगा पैरेलल और दूसरा होगा सीरीज। अगर वोल्ट मीटर को रेंज बढ़ाना है तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर, पैरेलल एंड सीरीज। चलते हैं 12 नंबर पे। इन सीरीज सर्किट द करंट फ्लो इन हाउ मेनी डायरेक्शन इज वेरी सिंपल। तो अगर सीरीज है तो इसको वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाएगा करंट। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। 13 नंबर पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या है? इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन एनी इंस्टॉलेशन इट शुड मेजर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मेजर क्या रीडिंग दिखाएगा? मेजर का रीडिंग 0 होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। अगर ओपन सर्किट होता तो मेजर का वैल्यू हाई होता। तो ये शॉर्ट सर्किट है इसलिए 0 दिखाएगा। 2 नंबर इज द राइट आंसर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम हायर वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका वोल्टेज को हमको मापने के लिए हम पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ये हाई वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज तक स्टेप डाउन करता है ताकि हमको मेजर करके वोल्टेज बता सकता है। तो इसीलिए हायर वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज में स्टेप डाउन करके हमको वोल्टेज बताता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसीलिए इसका स्टेप डाउन ट्रांसफर बोला जाता है इसको। तो 14 नंबर का 3 नंबर इज द राइट आंसर। अगर ये एमीटर होता है, सॉरी हमारा सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, तो वो कैसा होता? करंट ट्रांसफार्मर वो भी एक सर्टेन वैल्यू को स्टेप डाउन करके ही हमको रीडिंग दिखाता है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, सॉरी वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है, 11 kV to LT। 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर, जनरली व्हिच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन इंडिया? जनरली हम जानते हैं पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग। 3 नंबर इज द राइट आंसर। 16 नंबर पर चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ पोल पिच इज कैलकुलेट? पोल पिच मतलब नंबर ऑफ स्लॉट बाय नंबर ऑफ पोल इन द राइट आंसर। 2 नंबर इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ स्लॉट को नंबर ऑफ पोल से भाग देने पर आता है पोल पिच। पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो चलते हैं 17 नंबर पर। स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ। अगर स्विच बंद करते हैं तो उसमें स्पार्किंग आता है। तो ये सर्किट हैज हाई, क्या कौन सा चीज़ का हाई है ताकि ये स्पार्किंग करता? हम जानते हैं इसका रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडक्टेंस ही होता है राइट आंसर। क्योंकि इसमें जो लोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो लोड हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंडक्टेंस हाई हो जाता है, इसी के कारण स्पार्किंग वहाँ पे होता है। तो 17 नंबर का एक इज द राइट आंसर। इंडक्टेंस की वजह से, हाई इंडक्टेंस की वजह से स्विच में स्पार्किंग होता है। चलते हैं 18 नंबर पे। स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। हम आप लोग देख सकते हैं, जानते होंगे कि यूनिवर्सल मोटर जो ग्राइंडर में यूज़ होता है उसको स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? बाहर से एक रिमोट होता है 1 2 3 4 करके, उसी को हम कंट्रोल करके हम ग्राइंडर को यूज़ करते हैं। तो वो टेपिंग कहाँ से होता है? फील्ड वाइंडिंग से वो टेपिंग होता है। इसलिए 3 नंबर इज द राइट आंसर। वेरिंग द फील्ड फ्लक्स टेप्ड फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को टेपिंग किया जाता है, उसी के हिसाब से टेपर को चेंज करके हम रिमोट को चेंज करते हुए फील्ड को फ्लक्स को वेरीफाई किया जाता है, वेरी किया जाता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड कंट्रोल होता है। तो यूनिवर्सल मोटर में हम इसके फील्ड को टेपिंग किया जाता है, उसी टेपिंग के हिसाब से कंट्रोल करके स्पीड को वेरी किया जाता है। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। उसमें कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं, कैपेसिटर सीरीज में नहीं कनेक्टेड होता है, कैपेसिटर पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर पर। स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर। स्टेपर मोटर बहुत छोटा मोटर होता है, ताकि डिस्क में, सीडी ड्राइव में, ये सब में यूज़ करते हैं हम लोग। तो कंट्रोल सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन जो होता है उसी में यूज़ करते हैं। स्टेपर मोटर बहुत छोटा होता है, तो हाई पावर रिक्वायरमेंट के लिए, बहुत लो स्पीड के लिए ये नहीं है। तो छोटा छोटा जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी को ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेपर मोटर। तो चलते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर, हाउ मेनी टाइप ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर देयर? डीसी मोटर में कितना टाइप का स्टार्टर है? 3 टाइप का। कौन कौन क्या क्या है उसमें? वो एक हुआ है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा 3 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 टाइप का स्टार्टर होता है डीसी मोटर में। चलिए देखते हैं आगे। 21 एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। ये याद रखने वाला सवाल है, इसको याद ही रखेंगे। तो 1 नंबर 29 इज द राइट आंसर। इसका एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इज कॉल्ड। पीरियोडिकल रिवर्स मतलब एक सर्टेन टाइम में इसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है, मतलब टाइम के हिसाब से इसका डायरेक्शन बदलता रहता है। ये एसी सर्किट में ही होता है।
तो इसीलिए ये पीरियोडिकली रिवर्स होने वाला इलेक्ट्रिकल करंट एसी करंट को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। CRO, ए CRO with a sweep time 10 millisecond across the screen, the approximate horizontal sawtooth frequency will be। हम जानते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे अभी एफ इज इक्वल टू 1/t, 1/t मतलब 10 to the power -3, 10 to the power -3, 10 to the power -3 मतलब 1/10 to the power -3 मतलब क्या, 1/1000, 1/1000 मतलब, तो यहाँ पे देखते हैं 1/t इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t था, 1/10 to the power -3, 10 मिलीसेकंड था, 10 to the power -3 इंटू 10, 10 10 का मिलीसेकंड, 10 इंटू 10 to the power -3, और जो -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा, और नीचे 10, 10 to the power 3 मतलब 1000, नीचे 10, इसका मतलब 100 से 10 कट जाएगा तो ऊपर रहेगा 100 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है 100 हर्ट्ज। एक नंबर 100 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड विथ, तो स्क्विरल केज मोटर बोथ स्टार डेल्टा एंड ड्यूअल स्टार्टर 5 किलो अप टू 3 से 5 किलो वाट तक यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेज स्क्विरल केज मोटर की इंडक्शन मोटर के लिए बोथ ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा दोनों यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। इन द मूविंग सिस्टम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेयर स्प्रिंग इज मेड अप। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग इसका किसमें होता है, तो फॉस्फर ब्रोंज। मटेरियल कौन सा होता है, फॉस्फर ब्रोंज में तैयार होता है हेयर स्प्रिंग। मूविंग सिस्टम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्प्रिंग होता है वो फॉस्फर ब्रोंज का होता है। तो आगे देखते हैं। द गैस यूज इन द हेलोजन लैम्प, ये बहुत ही सिंपल है। हेलोजन लैम्प में हेलोजन गैस यूज होता है। तो हेलोजन लैम्प में तो 2 नंबर इज द राइट आंसर, हेलोजन गैस यूज होता है। तो 2 वे स्विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, पावर, रोड, ये तीनों में नहीं, तीनों में ये टाइप ऑफ वायरिंग होता है। पावर वायरिंग, रोड वायरिंग, इंडस्ट्रियल, ये डिफरेंट टाइप का वायरिंग है। और ये जो स्टेयरकेस वायरिंग है, हम जो अगर सीढ़ी में नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से लाइट ऑन करके ऊपर में जो बंद करने का प्रोसेस होता है वो स्टेयरकेस वायरिंग बोला जाता है उसको। उसी में हम लोग 2 वे स्विच का यूज़ करते हैं। चलिए 28 नंबर पर देखते हैं। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये सब होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको फेरोमैग्नेट बोला जाता है ताकि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। बाकी अगर स्लाइटली अट्रैक्टेड होता है तो उसको पैरामैग्नेट बोला जाता है। फिर पैरामैग्नेट बाकी स्लोली रिपेल होता है तो उसको डाईमैग्नेट बोला जाता है। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विथ मैग्नेट, इसीलिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको याद रखने वाला सवाल है ये। ट्रांसफार्मर तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम कर सकता है जब आयरन लॉस इसका कॉपर लॉस के साथ समान होगा। तो एक नंबर इज द राइट आंसर। द मास ऑफ द मटेरियल डिपोजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज, ये फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को इस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो द मास ऑफ मटेरियल डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू देम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये होता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। जितना मास ऑफ मटेरियल डिपोजिट होता है एक इलेक्ट्रोड के पास में, तो उसको किसके बराबर होता है ना, करंट जितना अमाउंट का फ्लो हुआ है जितने टाइम के लिए उसकी बराबर होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस फैराडेस फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पोकर इज यूज्ड टू, ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है निमी में से, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पोकर इज यूज्ड टू, देखिए ब्रॉडल, स्क्वायर पॉइंट और पोकर बोला जाता है। ये 2 टाइप का पोकर है, ये ब्रॉडल और पोकर, देख पा रहे हैं आप लोग। और इसका क्या है यूजेस, किस में यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसका यूज़ होता है लॉन्ग शार्प टूल यूज टू मेकिंग पायलट होल ऑन वुडन आर्टिकल टू फिक्स स्क्रू, और वुड में पायलट होल को मेक किया जाता है ताकि स्क्रू को फिक्स किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका होता है, ये होता है पोकर का यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फास्ट स्टेट फुल फॉर्म ऑफ ABC, ये भी डायरेक्ट सवाल आया हुआ है एनीमी में से। इसका डायरेक्ट आंसर एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। चलिए देख लेते हैं एनीमी से। देख पा रहे हैं लोग, ABC, रिमेंबर ABC का पूरा फुल फॉर्म एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। जब एक पर्सन अनऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज है, ब्रीथिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम में ABC ये फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ए मतलब एयरवेज, B मतलब ब्रीथिंग, C मतलब सर्कुलेशन। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन इज द राइट आंसर। 3 नंबर। चलिए 33 नंबर पर, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर डबल केज रोटर इज यूज टू। वेरी सिंपल, डबल केज रोटर को हम किस लिए यूज करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द एफिशिएंसी ऑफ ए सेल कैन बी कंसिडर। एफिशिएंसी किस में कंसिडर किया जाता है? सेल का एफिशिएंसी एम्पियर आवर पर कंसिडर किया जाता है। AAC द राइट आंसर, एम्पियर आवर। 1 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बोला जाता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में उसी के हिसाब से मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF बोला जाता है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट। DC सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है, क्योंकि लीडिंग लेगिंग कोई कुछ होता नहीं है इसमें, तो इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इसमें कॉस पाई नहीं होता है। तो 37, फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोस्फियर, सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज वैल्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना। 1 नंबर इज द राइट आंसर। इसमें स्क्रीन फिट हो सकता है, लेकिन इसमें अगर एक पूछता सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर, तो उसके लिए स्क्रीन सही होता। तो इसीलिए एटमोस्फियर पूछा है, सरफेस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर पूछा है, ये सब का रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ कोरोना की वजह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नॉन जीरो टेम्परेचर नियर टू जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा होता है? एक मैंगनीज होता है, एक कंसंट्रेट होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं है, इसीलिए 1 नंबर मैंगनीज द राइट आंसर। नेक्स्ट यूरेका वायर इज यूज टू, ये है कंसंट्रेट यूरेका। तो इसी उसको किस लिए यूज़ करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरिएबल करने के लिए, वेरी करने के लिए यूरेका को यूज़ करते हैं। वायरिंग, लैम्प, फिलामेंट ये नहीं है, तो इसको वेरी करने के लिए रेजिस्टेंस को यूरेका को हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 40 नंबर, एन इंडक्टेंट मोस्टर परसेंटेज ऑफ स्लिप इज फाउंड ऑफ द रेंज ऑफ 1 to 5%। राइट आंसर। ये इसका 2 to 5% होता है, इसमें तो है नहीं, तो 1 से 5% तक को सही मानते हैं। तो 1 नंबर इज द राइट आंसर। द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर, ये फेज सीक्वेंस हमको, ये तो लॉजिक सवाल है, हमको याद रखना है इसको। रेड, येलो, ब्लू, RYB इज द राइट आंसर। 4 नंबर। ये देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इंडिकेटेड बाय व्हिच इन द बिलो रिलेशन। हम देख लेते हैं इसको, ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, M इज इक्वल टू ZIT। ये इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास्ड थ्रू देम। जितना करंट पास हुआ है उतना उतना सब्सटेंस जमा होगा। M इज इक्वल टू IT, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो M इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। इसको निमी में से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फैराडेस फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। देख सकते हैं आप लोग, M मास ऑफ सब्सटेंस, I इज इक्वल टू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और समय के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टाइम। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE। तो M इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 1 नंबर इज द राइट आंसर, M इज इक्वल टू ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है, तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस आर मेड अप ऑफ। हीटिंग एलिमेंट किसमें होता है? निकेल एंड क्रोमियम, जिसको नाइक्रोम बोला जाता है। निकेल एंड क्रोमियम जो हीटर में यूज होता है, जो कॉयल, वो नाइक्रोम का होता है। तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, which of the below is the correct full form of कैथोड रे ऑक्सीलेटर इज द राइट आंसर, CRO। 3 नंबर पे देख सकते हैं, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप इज द राइट आंसर। कैपिटल रे नहीं होगा, करंट रे नहीं होगा, कैथोड रे आउटपुट नहीं है, वो ऑक्सीलोस्कोप है। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। तो यहाँ पर 46 नंबर को देख लेते हैं, एक सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R1, R2, R3 जितना भी होता है सबको कैलकुलेट किया जाता है जोड़ के। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो टोटल 100 ओम है। तो उसका एक पूछा है, देखिए टोटल 100 मतलब एक हुआ 30, एक हुआ 50, तो दूसरा होगा 50, 30, 80, 80, 100 में से 80 गया, तो बचा कितना? 20 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ। देखिए इसमें KVA रेटिंग में होता है,
जो फ्रीक्वेंसी उधर भी रहता है प्राइमरी में, उधर सेकेंडरी में भी वही फ्रीक्वेंसी रहता है। पावर फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम रहता है, तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इसीलिए चेंज वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, 2 नंबर, वोल्टेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज 2 एंड, वाइंडिंग ऑफ ए 3 फेज जनरेटर हैज टोटल 6 एंड, जानते हैं इसको। तो दीज एंड आर कैन बी कनेक्टेड इन एनी 1 और 2 स्टाइल्स। हाँ ये सही, बहुत अच्छा सवाल है। तो कौन सा 2 स्टाइल में हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनल्स को, इनपुट आउट में, ये कौन से, ये स्टाइल नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी ये कोई स्टाइल नहीं है, या स्टार्टिंग रनिंग ये कोई स्टाइल नहीं है। हम लोग जो स्टाइल में कनेक्टेड करते हैं तीनों वाइंडिंग को, वो है स्टार और डेल्टा। आप लोग जानते होंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा होता है जिसका तीनों वाइंडिंग का एक कॉमन पॉइंट होता है, ये स्टार कनेक्शन होता है। और बाकी डेल्टा कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। ये एक वाइंडिंग कनेक्शन का स्टाइल है। इनपुट आउटपुट या प्राइमरी सेकेंडरी स्टार्टिंग रनिंग ये कोई स्टाइल नहीं है। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, हम जानते हैं इसको। तो कौन सा 3 पार्ट है, डिफ्लेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। ये 3 टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 3 मेन पार्ट होता है। डिफ्लेक्टिंग तो एक डिफ्लेक्टिंग के लिए, बाकी रिकॉर्डिंग के लिए और इंटीग्रेटिंग के लिए, ये 3 टाइप का पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लक्स वेबर में मेजरमेंट होता है, तो याद रखिएगा। और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है, और एम्पियर करंट का यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, मेजर किस में होता है, वेबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द रोटर सर्किट, क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ का। स्टैंड स्टिल मतलब बंद पोजीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रोटर सर्किट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज, रोटर सर्किट का मैक्सिमम होता है स्टैंड स्टिल टाइम में। एक नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट, फुल फॉर्म ऑफ VIR, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। VIR मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। ये बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी है, इसको मापने के लिए कौन सा मेजरमेंट यूज किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग, बोलोमीटर। 3 नंबर इज द राइट आंसर, बोलोमीटर। तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, ये तो बहुत सिंपल है बहुत। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन इलेक्ट्रिकल वर्क द सोल्डर इज यूज्ड टू प्रैक्टिकल ऑलवेज एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, हम जानते हैं इसको। सोल्डर, लीड और टिन ये दोनों को मिला के सोल्डर प्रिपेयर किया जाता है। तो 1 नंबर इज द राइट आंसर, लीड एंड टिन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइपिंग, अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइपिंग का अदर नेम होता है कंसील्ड वायरिंग और डक्ट वायरिंग। ओपन वायरिंग, लीड शीट वायरिंग, वुडन केसिंग ये भी ओपन होता है, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग जो होता है ये डक्ट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग ये अंडरग्राउंड में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, याद रखेंगे इसको। करंट फ्लो होने के बाद फील्ड में जो फ्लक्स तैयार होता है, आर्मेचर में तैयार होने वाला फ्लक्स उसको अपोज करता है, तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच सब जब 75% मोटर लोड रनिंग हो जाता है तो उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग से अलग हो जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ये सीरीज में जुड़ा होता है। तो सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है, 75% रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये किसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, हाई होता है हाई स्पीड में, ये यूनिटी में कभी नहीं होगा। रिपल्सन मोटर पावर फैक्टर तो हाई होता है पावर फैक्टर हाई स्पीड में। तो नेक्स्ट में चलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वेव AC वोल्टेज इज 10 वोल्ट। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 0.7007, इधर आरएमएस वैल्यू। तो 10 वोल्टेज इंटू 0.707, इसका मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा आंसर, देख लेते हैं हम एक बार। 10 इंटू हम जानते हैं साइन वेव में मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू 0.707 ये होता है आरएमएस वैल्यू। तो 10 वोल्टेज में 0.707 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.070। तो 2 नंबर इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। तो बाकी का 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो बाकी का देखने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल क्वेश्चन का सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इलेक्ट्रिकल लैंड चैनल को। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी ही ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक हमारे यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। PGCL का एग्ज़ाम आगे है, 7 तारीख फरवरी में इसका डेट है। तो इसके नज़र में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।